हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे ऐसे इंसान की कहानी जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय को किस तरह बिताता है। और मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी और शायद इमोशनल भी करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम है इहान। इहान को ब्रेन कैंसर है और आज ही उसकी एक बहुत ही बड़ी सर्जरी हुई है। वो काफ़ी नर्वस था। डॉक्टर बताते हैं उन्हें जल्द से जल्द इसका आगे इलाज करना होगा। जब इहान आंखें बंद करता है तो उसे एक लड़की दिखती है। वो लड़की सफ़ेद कपड़ों में समुंदर किनारे होती है, मगर इहान उसका चेहरा नहीं देख पाता। इस दौरान उसकी सर्जरी पूरी हो जाती है। सर्जरी के बाद वो अपनी मदर के साथ डॉक्टर से मिलने जाता है। डॉक्टर कहते हैं सब कुछ फ़िलहाल ठीक है, लेकिन ट्यूमर फिर भी बढ़ सकता है, इसीलिए रेगुलर चेकअप ज़रूरी है। इहान ये सब सुनकर परेशान हो जाता है और हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है, क्योंकि यही सब बातें वो काफ़ी समय से सुनते आ रहा है। वहीं उसे एक छोटी बच्ची दिखती है जिसे उसी की तरह ब्रेन कैंसर था। इहान को ये देख काफ़ी दुख पहुंचता है कि भला वो तो एक छोटी सी बच्ची है जिसके दुनिया में आती कुदरत ने उसे इतनी बड़ी सज़ा दी थी। इहान के अंदर इस दुनिया के लिए नाराज़गी बढ़ जाती है। वहीं उसकी मदर डॉक्टर से कहती है कि इहान किसी से भी मिलता जुलता नहीं है, वो ज़्यादातर अकेला रहता है। बीमारी के चलते उसने स्कूल भी छोड़ दिया और पुराने दोस्तों में से भी कोई भी उसकी कांटेक्ट में नहीं है। एक लड़का है किम जो इहान से दोस्ती करना चाहता है, मगर इहान उसे इग्नोर करता है। डॉक्टर कहता है इहान का लोगों से मिलना जुलना ज़रूरी है, क्योंकि तभी उसमें जीने की उम्मीद बनी रहेगी। इहान की मदर पहले एक नौकरी करती थी, लेकिन बेटे की देखभाल के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपनी नौकरी भी। उसके फादर की इनकम बहुत कम थी, जिस वजह से घर के रोज़मर्रा की चीज़ों को लेकर बहस होती रहती थी। उनकी फैमिली की कंडीशन ज़्यादा कुछ ठीक नहीं होती। इहान ये समझ जाता है कि उसके इलाज के खर्चे की वजह से घर की हालत इतनी ख़राब हो गई है। वो सोचता है कि अगर उसकी तबीयत ख़राब नहीं होती तो आज उसके घर में शांति होती। इसके बाद हम देखते हैं इहान से मिलने किम आता है। किम एक मोटिवेशनल स्पीकर था। वो उसे एक इवेंट पर इन्वाइट करता है जहाँ उसी की तरह लोग आने वाले थे जिन्हें कैंसर था, या वो लोग भी जिनके पास जीने के लिए टाइम कम है। लेकिन इहान इवेंट में आने से तुरंत मना कर देता है। उसके पेरेंट्स उसे काफ़ी समझाते हैं, जिससे कि आखिरकार इहान मान जाता है। आगे हम देखते हैं इहान उस इवेंट में होता है जहाँ किम उसे उसकी कॉस्ट्यूम पहनाता है। वहाँ जब इहान अपनी मॉम से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, तभी वो किसी से टकरा जाता है, जिससे कि उसका फ़ोन उसी की कॉस्ट्यूम के अंदर गिर गया था। इहान फ़ोन बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, पर कॉस्ट्यूम पहनी लड़की उसे रोकती है, जिसका नाम युन था। कुछ देर बाद युन खुद आकर उस फ़ोन को लौटा देती है। इसी दौरान युन इहान को चिढ़ाती है, क्योंकि उसे लगता है वो ममाज बॉय है। ये सुन इहान को बहुत गुस्सा आता है, पर वो लड़की से बहस नहीं करता। इसी के बाद इहान जब अपनी मॉम के साथ घर वापस जा रहा था, तभी उसकी मॉम किसी को आवाज़ लगाती है, और वो और कोई नहीं बल्कि युन थी। इसलिए उन्होंने उसे अपनी कार में लिफ्ट देने के लिए पूछा था। यहाँ में एक और बात पता चलती है, इहान की मदर युन को पहले से जानती थी। इहान की मॉम युन से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, जिसमें युन उन्हें बताती है कि उसके डैड एक मैकेनिक है, उनके पास एक गैरेज है। इहान की मॉम चाह रही थी कि इहान और युन एक दूसरे से खुले मिले। युन इहान से बात करने की कोशिश करती है, पर इहान उसे काफ़ी र्यूडली बिहेव करता है। इहान की मॉम उसे कहती है कि वो युन से अच्छे से बात क्यों नहीं करता, जिस पे वो कहता है कि उसे कैंसर है। पर युन उस बात का ऐसा जवाब देती है कि मानो उसे इहान के कैंसर के होने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो उसे कहती है कि उसे भी कैंसर है, और ये उसे तब से है जब वो 5th स्टैंडर्ड में थी। इसके बाद युन का घर आता है और वो कार से उतर कर चली जाती है। इहान की मॉम उसके चेहरे को देख मुस्कुरा रही थी, क्योंकि इहान को ऐसा लगता था उसे कैंसर होने की वजह से कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहेगा। पर वो युन को देखकर काफ़ी हैरान होता है कि उसे बचपन से कैंसर है, पर फिर भी वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करती है और हमेशा मुस्कुराती रहती है। अब घर आने के बाद इहान युन को ऑनलाइन सर्च करता है, और थोड़ी मेहनत के बाद उसे युन मिल जाती है, जहाँ पर वो देखता है युन अपने सोशल साइट पे लाइव आई थी। वो लाइव में ड्रिंक बना रही होती है, जो कि सेहत के लिए काफ़ी अच्छा था। साथ ही में वो कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई थी। वो लाइव पर एक जगह की बात करती है जहाँ पर कुछ मोटिवेशनल स्पीकर आने वाले थे। वो कहती है जिन्हें भी कैंसर है या उनकी लाइफ में मुश्किलें हैं और वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते, तो वो इस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। यानी यहाँ डिसाइड करता है कि वो भी उस इवेंट पे जाएगा। अगले दिन जब इहान उस प्लेस पर पहुँचता है, तो वहाँ पर वोंग नाम का एक मोटिवेशनल स्पीकर उसे मिलता है, जो कि लोगों की ज़िंदगी जीने के लिए उन्हें मोटिवेट करा था। वो कहता है कि ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, पर हमें ज़िंदगी जीने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कौन सा चमत्कार हो जाए। वोंग अब सबसे कहता है कि एक एक करके लोग आगे आकर अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बात करें। कुछ देर बाद इहान की बारी आती है, जब वो जाकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम अपनी परेशानी से बच सकते हैं,
और मुझे ये भी नहीं लगता कि हमें सबके सामने अपनी परेशानी के बारे में बताना चाहिए। वो कहता है कि हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या बीमारी है, ये तो हमारा पर्सनल मामला है, तो हम क्यों भला दूसरों को हमारे इमोशंस दिखाएं और उन्हें दुखी करें। वो कहता है मुझे नहीं लगता कि कोई चमत्कार होता है, ना ही किसी के साथ हुआ होगा, ना ही कभी होगा। जो सच है वो सच है और हमें इस बात को मानना ही होगा। और रही बात वॉन्ग की, तो ये आदमी तो बस किताब बेचने के लिए सब कर रहा है। वहाँ एक शख्स गैंग लोगों से कहता है उम्मीद जिंदा रखो, कभी भी चमत्कार हो सकता है। वहीं यून भी होती है। उसे सब बात सुनकर यान पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करके वॉन्ग को बुलाया था। यून यान से कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर यान उसकी बात पर गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं जब यान अपनी माँ के साथ बाजार में था तभी उसे यून का फ़ोन आता है। यून उसे बताती है तुमने आज जो बवाल मचाया था उससे कुछ लोग तुम्हें पसंद करने लगे हैं। वो लोग कैंसर से जूझ रहे मरीज पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, क्या तुम इंटरव्यू देना चाहोगे। यान पहले थोड़ा सोचता है पर फिर आखिर में मान जाता है। शुरुआत में उसे इंटरव्यू देने से डर लग रहा था, लेकिन जब यून उससे हिम्मत देती है तब वो काफ़ी अच्छे से इंटरव्यू पूरा करता है। यान को अब यून की कंपनी काफ़ी अच्छी लगने लगती है। वो धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को महसूस करने लगता है और अब वो यून की हर एक लाइव स्ट्रीम देखने लगा था। इस बीच यून उसे अपने घर मिलने के लिए इनवाइट करती है। जब यान उसके घर पहुंचता है तो यून उससे कहती है मैं तो खुद वॉन्ग की बातों पर यकीन नहीं करती और मुझे भी यही लगता था कि कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन कुछ मरीज उन बातों को सुनकर जीने के लिए मोटिवेट होते हैं, इसलिए मैंने उसे इन्वाइट किया था। योहान इस दौरान उसे देखता रहता है क्योंकि अब उसे यून बहुत पसंद आने लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं। डिनर के बाद योहान यून को अपने सपने के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसके सपने में एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में आई थी जो लेक के पास खड़ी थी, हो सकता है ये मेरा फ्यूचर हो। यून इस बात को सुनकर कहती है हमें अपने फ्यूचर को छोड़कर प्रेजेंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर यून योहान को उसके घर छोड़ने जाती है। योहान के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं उन दोनों को साथ में देखकर कि आखिरकार योहान ने किसी से तो दोस्ती की। योहान भी यून से मिलकर बहुत खुश होता है। जब एक दिन यून योहान को अपने घर बुलाती है तब वो खाना पीना छोड़ उसे जल्दी से मिलने चला जाता है। हम देखते हैं योहान एक जिम में होता है जहाँ यून और ट्रेनर काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे। ट्रेनर यून से फ्लर्ट भी करा था। योहान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहता है मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे कहीं ना कहीं जेलसी फील हो रही थी, तो इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। जब योहान वहाँ से जाता है तो यून उसे रोकने लगती है। योहान कहता है कि तुम मुझे यहाँ बुलाकर जानबूझकर मेरा इंसल्ट कर रही हो, जिस पर यून कहती है मैंने उस ट्रेनर को मैसेज करके स्पेशली तुम्हारे लिए बुलाया है। यहाँ पे योहान यून से कहता है कि तुम्हारा सिर्फ यही काम है, तुम बस हर लड़के को मैसेज करती हो। मुझे लगा बस तुम मुझे मैसेज करती हो, लेकिन अब पता चला कि तुम तो ऐसी ही हो। ये सब बात सुनकर यून को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। उसे लगता है कि बात अब काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई है और वो अपनी स्कूटी निकालकर वहाँ से तुरंत चली जाती है। इन सब चीज़ों के बाद कुछ दिनों तक योहान और यून के बीच मिलना जुलना बंद हो गया था। योहान वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में चला जाता है। उसे लगता था कि उसका यून का रिश्ता कुछ खास है, लेकिन शायद यून तो हर किसी के साथ वैसा ही बर्ताव करती है। लेकिन एक दिन यून जब उसे दोबारा मिलने के लिए बुलाती है तो योहान तुरंत उससे मिलने भाग कर चला जाता है। वो उसे एक फ़िश मार्केट लेकर आती है और कहती है अगर हम हर जगह ट्रैवल नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम फिर भी उन जगहों को महसूस कर सकते हैं जहाँ तुम जाना चाहो। फिर वो दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ बहुत सारी आर्टिफिशियल बर्फ़ होती है। वो दोनों इसे महसूस करते हैं। वो दोनों ऐसा महसूस करते हैं जैसे वो स्नो माउंटेन पर है। फिर वो रेत के पास जाते हैं जब वो रेगिस्तान का एहसास करते हैं। उसके बाद वो एक छत पर जाते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि वो दोनों स्काई डाइविंग कर रहे हैं। उन्हें लगता है जैसे वो हर जगह की फीलिंग ले पा रहे हों। फिर वो एक जगह बैठ जाते हैं जहाँ कुछ बुजुर्ग लोग डांस कर रहे थे और यहीं अचानक यून उसका हाथ पकड़ लेती है और अब वो दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं। योहान ये सब पहली बार कर रहा था। उसे लगता है उसे ऐसी लाइफ अपनी ज़िंदगी में चाहिए थी। योहान के लिए यून धीरे धीरे बहुत खास बनते जा रही थी, जिससे वो शायद अपने जज्बात को लफ्ज़ों में बयां ही नहीं कर सकता था। पर यून को इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। योहान वहाँ पर एक पोस्टर को देखता है और ये वैसा ही था, वही जगह जिसने उससे सपने महसूस किया था। यून को उस फोटो में एक दुकानदार दिखता है और जगह के बारे में वो पूछती है, लेकिन वो उसे नहीं पता कि जगह कहाँ है। इस दौरान योहान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उसे वहाँ से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसका कैंसर अब बढ़ने लगा है और फाइनल रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि योहान अपने भतीजे की बर्थडे पार्टी में जाता है। वहाँ उसका पूरा परिवार होता है। उसके चाचा, भाई, सभी लोग साथ में बैठकर योहान के बारे में ही बात कर रहे थे। और वहाँ उसके चाचा और ताऊ जी उसे कहते हैं तुम्हारे जितने भी खर्चे होंगे हम सब मिलकर उठाने को तैयार हैं, चाहे हमें अपना घर भी क्यों ना बेचना पड़े। ये सुनकर योहान के डैड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो रो पड़ते हैं। योहान भी बाहर ही था और ये सारी बातें सुन लेता है, जिसे सुनकर वो अंदर आता है और सभी बड़ों का सम्मान से शुक्रिया अदा करता है। एक दिन जब योहान बाजार में होता है तभी उसकी मुलाकात यून से होती है। योहान उसे कहता है तुम इतने दिनों से कहाँ गायब हो गई थी, मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की लेकिन तुमने एक भी का जवाब नहीं दिया, आखिर तुम थी कहाँ। वो बहुत कुछ कह जाता है लेकिन यून गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यून बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं रहती
उसने योहान को ब्लॉक तक कर दिया था और वो बाहर भी नहीं निकलती। इस वजह से उन दोनों की मुलाकात बिल्कुल बंद सी हो गई थी। एक दिन योहान बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और वहाँ से सीधे यून के घर जाता है और उससे कहता है, तुम ही हो जिसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं नॉर्मल हूँ। तुम जानती हो कि मैं अपनी इलनेस को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस था। मुझे लगता था मैं सब पर एक बोझ हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे लगा कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। यून कहती है, ये बात ऐसी नहीं है। देखो, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। अगर किसी में दिक्कत है भी तो लोग उसे उसकी खूबियों के लिए पसंद करते हैं। यून उसे एक बूढ़ी औरत के बारे में बताती है जो उसके घर के बाहर थी। वो कहती है, ज़रा उस बूढ़ी औरत को देखो, वो हमेशा से यहीं बैठी रहती है अपने पोते का इंतज़ार करते हुए। उनका पोता कहीं चला गया, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वो वापस ज़रूर आएगा। तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुमने सब कुछ खो दिया है? हर किसी की ज़िंदगी में दर्द होता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम जीने की होप ही छोड़ दें। अगर जिंदा हो तो जीना सीखो योहान, जिंदा रहो और जीना सीखो। ज़िंदगी लंबी हो या छोटी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि हमारी ज़िंदगी कितनी भी हो, हम उसे खुश होकर जिए। फिर यून अपने कमरे में जाती है, अपने हाथ पर एक फूल बना लेती है। इसी के बाद योहान के पेरेंट्स उसे वापस घर लेकर आते हैं। अगली सुबह यून योहान को फ़ोन करके बताती है, जो झील तुम्हारे सपने में थी वो जगह मुझे मिल चुकी है। योहान इस बात से एक्साइटेड नहीं होता क्योंकि उसकी मॉम उस जगह जाने के लिए उसे पैसे नहीं देती। यून कहती है, तो क्या हुआ, खुद कमाओ और खुद जाओ। इसके बाद हम देखते हैं योहान एक जगह अकेला बैठा होता है। वहीं से वो अपने डैड को देख रहा था जो कि ड्राइविंग कर रहे थे, और आज पहली बार योहान को अपने डैड की मेहनत का एहसास होता है। वो वहाँ से घर जाके सब काम खुद करता है। अपनी मदर से कहता है, आप थोड़ा आराम कर लो। जब रात में सब डिनर कर रहे होते हैं तो योहान अपने पेरेंट्स से अपनी दिल की बात कहता है कि उसे उस लेक पर जाना है यून के साथ। उसके फादर कहते हैं, बेटा तुम्हें अपनी दवाई को टाइम पर ही खाना चाहिए। अगर तुम फिर कहीं चले गए और कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि उसे अपनी ज़िंदगी में कभी भी उसे खुलकर जीने का मौका ही नहीं मिला। जब से वो बीमार हुआ है तब से उसके पेरेंट्स उसे अपनी आंखों के सामने ही रखना चाहते हैं। इसी वजह से वो गुस्से में घर से निकल जाता है, अपने दोस्त किम के पास जाने लगता है। लेकिन किम उसे समझाता है, तुम्हारे पापा ने जो कुछ भी कहा है वो सिर्फ तुम्हारे लिए कहा था। वो तुम्हारे लिए ही परेशान होते हैं क्योंकि वो तुम्हारी केयर करते हैं, इसलिए तुम्हें उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। जाना भी है तो उन्हें समझा कर जाओ। यान को ये बातें समझ आती है। वो घर लौट आता है और देखता है कि उसके फादर उसके लिए पूरी मेडिसिन की लिस्ट ले आए हैं। वो समझ रहे होते हैं कि दवा कब लेनी है और कैसे लेनी है। ये देखकर यान बहुत इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कि वो तो उन पर गुस्सा कर गया था, पर अब भी उसके फादर उसकी ही परवाह कर रहे हैं। एंड शायद पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। अगले सीन हम देखते हैं यान हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गया था। डॉक्टर उसे कहते हैं, अब तुम्हारी हेल्थ काफ़ी बेहतर है, तुम जा सकते हो, बस दवाई टाइम पे लेना, भूलना मत। ये सुनकर यान और युन दोनों खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं यान और युन एक साथ उसी जगह की तरफ निकल गए थे जहाँ पर वो लेक थी। रात को जब दोनों एक साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं तब युन उससे कहती है, जो लड़की तुम्हारे सपने में थी वो मैं ही हूँ। यान थोड़ा हैरान हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि युन का मतलब क्या है। अगली सुबह हम देखते हैं कि युन ट्रेन में बेहोश हो जाती है। फिर उसे वहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। बाद में युन की फिर से योहान से मुलाकात होती है। युन उसे कहती है, तुम्हें अब मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए क्योंकि कल मेरे सिर के बालों को शेव किया जाएगा। वो नहीं चाहती थी योहान उसे इस हालत में देखे। युन अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। हम देखते हैं योहान को जो अपने रूम में बैठकर युन की तस्वीर को पेंट करा था। उसकी मॉम भी उसकी मदद करती है। योहान अपनी मदर से पूछता है, मॉम क्या आपको डर नहीं लगता मैं आपसे दूर चला जाऊँगा? उसकी मॉम चुप हो जाती है, लेकिन वो सब कुछ समझ रही थी कि योहान युन की बात कर रहा है। उन दोनों के बीच एक गहरा इमोशनल मोमेंट होता है। मदर को समझ आ रहा था योहान डर रहा है युन को खोने से। एंड इस सीन में हम एज एन ऑडियंस भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। हमें समझ आ रहा था ये कहानी किस ओर बढ़ रही है। अगले दिन हम देखते हैं योहान जो किम से मिलने गया होता है। किम उसे युन के बारे में पूछता है। योहान कहता है वह भी कुछ खास नहीं है और हमेशा चिढ़ी हुई मूड में रहती है। फिर हम देखते हैं किम और कुछ और लोग साथ में डिनर कर रहे थे। रात को योहान एक वीडियो मैसेज रिसीव करता है जो उसकी पेरेंट्स ने उसे भेजा था। उसकी मदर वीडियो में कहती है, तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे जाने के बाद हम कैसे जिएंगे, तो सुनो, हम जिएंगे एक नॉर्मल ज़िंदगी और हर पल को जीने की कोशिश करेंगे। मुश्किल तो होगा पर हम तुम्हारी याद, तुम्हारे प्यार के साथ उसे जिएंगे। पता है योहान, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक ना एक दिन मौत का सामना करना ही पड़ता है। इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी को इस तरह जीना चाहिए जैसे ये हमारी आखिरी ज़िंदगी हो। हर एक पल को प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की परवाह किए बिना पास्ट के दुख को भूलकर खुशी के साथ जियो। ये वीडियो देखकर योहान काफ़ी इमोशनल हो जाता है।
वो अपनी मदर का शुक्रिया अदा करता है और फिर यूहान भी अपने सर के बाल शेव कर लेता है। फिर यूहान युन को वीडियो कॉल करता है और उसके लिए उसी तरह से जूस बनाता है जैसे युन उसके लिए बनाया करती थी। अब हम देखते हैं यूहान हॉस्पिटल गया था युन से मिलने के लिए। वह दोनों एक साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं। वहाँ युन यूहान से कहती है, मैं चाहती हूँ मैं उस लेक तक तुम्हारे साथ चलूँ, लेकिन मुझे लगता है अब मैं शायद नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगी। यूहान उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, युन ऐसा मत सोचो, हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी, हम दोनों एक साथ उस लेक पर जाएंगे, हमारे बच्चे होंगे और हम उनके साथ ज़िंदगी का हर एक पल एंजॉय करेंगे। ये सब सुनकर युन की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे भी पता है ये सब कुछ सिर्फ एक सपना है। वक्त की सच्चाई कुछ और ही है। वो कहती है, चलो मुझे बाहर लेकर चलो। यूहान उसे ट्रेन की पटरी पर लेकर आता है। वो दोनों मिलकर थोड़ा वक्त साथ बिताते हैं, दुनिया से दूर अपने ही लम्हों में। और फिर अगले दिन हमें पता चलता है युन इस दुनिया से उन सब से दूर जा चुकी है। वो कभी भी दोबारा नहीं आएगी। इस सब के बाद यूहान अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। उसके लिए युन सिर्फ एक दोस्त या प्यार नहीं थी, वो उसकी ज़िंदगी का सबसे खास हिस्सा थी। उसी के आने के बाद वो खुश हुआ, उसी के आने के बाद उसे जीने का एहसास हुआ। उसे अपनी ज़िंदगी की वैल्यू युन ने बताई। कैंसर के हाथों तो वो बहुत पहले ही हार चुका था, पर युन ने उसे एक नई उम्मीद ला कर दी। लेकिन आज वही उसे छोड़कर चली गई। इन सब के बाद भी यूहान खुद को संभालता है, अपने दर्द को छुपाता है और धीरे धीरे जीना सीखता है। कई साल बाद यूहान एक सफ़र पर निकलता है, वही लेक जिसे उसने सपने में देखा था, और आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है, वही लड़की जिसे उसने सफ़ेद कपड़ों में देखा था। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि युन है, और वहाँ वो खुद भी होता है। उस लम्हे यूहान को अब सब कुछ समझ आ जाता है। ये कोई सपना नहीं था, ये मानो एक दूसरी दुनिया थी, पैरेलल वर्ल्ड, जहाँ सब कुछ वैसे ही था जैसे उसका दिल चाहता है। वहीं छोटी सी लड़की अपने फादर के साथ बहुत खुश थी। एक बूढ़ी औरत अपने पोते के साथ मुस्कुरा रही थी। और तभी यूहान को वहाँ कई सारे फूल दिखाई देते हैं, वही फूल जिसे कभी युन ने उसके हाथों में बनाए थे। ये सब देखकर यूहान की आंखों से आंसू रुकते नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान होती है क्योंकि वो जानता है कहीं ना कहीं युन अब भी उसके साथ है। और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। और यूहान और युन की लव स्टोरी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी चाहे जितनी भी छोटी हो, अगर उसमें प्यार, उम्मीद और समझने वाला कोई हो तो हर दर्द आसान हो जाता है। युन चली गई, पर उसने यूहान को बहुत कुछ सिखाया और यूहान उसके प्यार के साथ जीना सीख गया। एंड दोस्तों, शायद ज़िंदगी का असली मतलब यही है, किसी के लिए एक मुस्कान की वजह बनना। हम कई बार दूसरों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, पर क्या हम वो सब चीज़ें दूसरों के लिए करने के लिए तैयार हैं? यही बात ये कहानी हमसे पूछती है। हम सभी को युन जैसी कोई पर्सन हमारी लाइफ में चाहिए, पर क्या हम किसी के लिए युन बन सकते हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।